वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आप सबों को 6 अप्रैल 2016 के सेकेंड शिफ्ट का बाकी का 50 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे जाके देख लें, फिर इसको देखिएगा तो टोटल 100 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और घर पे भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन को रेलवे ने कैंसिल कर दिया है और 50 तक मैंने करवा दिया पिछले सेट में। तो 52वां नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, करगम तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों भारतनाट्यम, कुम्मी, कवाड़ी इत्यादि भी तमिलनाडु के सबसे लोकप्रिय नृत्य हैं। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि यू आर जॉन को नेट लेट फैट के रूप में लिखा जाता है तो हु आर यू को लेट वेट नेट के रूप में लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से जॉन इज गुड को गेट सेट फैट के रूप में लिखा जाता है। तो आपको इज के लिए कौन सा वर्ड आएगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले आप अरेंज कर लीजिए कि यू आर जॉन को क्या लिखा गया है। तो नेट वेट फैट ऐसे लिख दीजिए और तीनों को इसी प्रकार से अरेंज कर लेंगे। अब यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले वाले और दूसरे वाले में लेट लेट दो चीज कॉमन है, बाकी एक भी चीज कॉमन नहीं है। इसका मतलब है यहां पे आर का अर्थ लेट है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से एक बात आपको पता चल गई, बाकी हु और ज्वाइन का पता नहीं है। तो इसको सस्पेंस में रखिए और तीसरे को देखते हैं दोस्तों। तो यहां पे तीसरा साफ ही अलग है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए यहां पे इज का अर्थ आप नहीं निकाल सकते हैं। यदि कॉमन होता तो निकाल सकते थे, इसलिए इसका सही ऑप्शन है डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन को आप इसी तरह से बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, ए का भाग बी के भाग से दोगुना है, जिसका भाग सी के भाग से तिगुना है। तो 1800 रुपये उनके अनुपात के हिसाब से दिए जाते हैं। बी का भाग आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप सी को मान लीजिए कि सी का अनुपात 1 है। अब यहां पे बोला गया है कि बी जो है सी से 3 गुना है, यानी बी का अनुपात 3 हो गया। और ए बी से दोगुना है, यानी ए का अनुपात 6 हो गया। अब आपको अनुपात पता चल गया है दोस्तों, यहां से बी का भाग निकालना है। तो तीनों अनुपात को जोड़ दीजिए, 6 3 9 1 10 हो गया। टोटल 1800 रुपए है, तो 1800 को ऊपर लिखिए और बी का निकालना है तो 3 अनुपात भी ऊपर लिख दीजिए। गुना करेंगे और जैसे ही इसको काटेंगे 540 रुपया आपका बी का भाग निकल के आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है। उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है आपको। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए दोस्तों, प्राकृत संख्याओं का जोड़ यदि आपको याद हो तो n इंटू एन प्लस 1 बट्टा 2। तो इसमें आप रख दीजिए n बराबर 11 आपको दिया हुआ है। ठीक है, और n प्लस 1 यानी 12 हो जाएगा। नीचे 2 रखिए। जैसे ही इसको आप काटिएगा इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। यदि कहीं पे भी आपको समझने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे दोस्तों रेलवे द्वारा बहुत ही छोटा छोटा दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है देखने में, फिर भी मैं इसको जूम करके दिखा दे रहा हूं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित समीकरण में यदि गणितीय ऑपरेटर माइनस और गुना को एक दूसरे से बदल दिया जाता है तो इसका मान क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, 4 माइनस 6 है, तो माइनस की जगह आप यहां पे गुना रख सकते हैं, +1 और गुना के जगह माइनस रख दीजिए
और इसको जैसे ही सोल्व कीजिएगा इसका सही उत्तर आ जाएगा 20, यानी ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 2015 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, किदाम्बी श्रीकांत को 2015 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों आपको पुराना वाला एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, नया वाला पूछा जाएगा। तो मैं आपको 2020 का डाटा बता देता हूं। 2020 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज को दिया गया है। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। इस बार आपके एग्जाम में यदि इस क्वेश्चन से पूछा गया तो इन्हीं दोनों का नाम पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाना है, यानी यहां पे आपको यह बताना है कि इनमें से कौन विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल और सूर्य मंदिर ये तीनों विश्व धरोहर हैं। राष्ट्रपति भवन आपका विश्व धरोहर में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ब्रेड बनाने वाले खमीर को किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। पहला कथन है पेट्रोल के घरेलू दाम कम हो गए हैं, और दूसरा कथन है कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय दाम कम हो गए हैं। तो यहां पे आपको दोस्तों निष्कर्ष को पढ़ के इसका उत्तर बताना है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, पहला है एक कारण है और दूसरा परिणाम है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है दूसरा कारण है और पहला परिणाम है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जैसे ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम कम होता है तो अपने भारत में भी तेल का दाम कम होने लगता है, इसलिए दूसरा कारण है और पहला इसका परिणाम है। ठीक है दोस्तों, तो रीजनिंग के इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहिएगा तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। फिर से कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है दोस्तों। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको उत्तर बताना है। पहला कथन है सभी अध्यापक गुस्सा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हमने पहले भी बताया है, इसको आप वेन डायग्राम से बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप टीचर को लिखिए और उसके बाहर टोटल गुस्सा करने वालों को लिख दीजिए। ठीक है, जैसा कि आप सभी पिक्चर में भी देख सकते हैं। दूसरा है कुछ अध्यापक उदास हैं, तो यानी थोड़े से टीचर को आप उदास वाले गोले में ले लीजिए। तीसरा है उदास लोग रो सकते हैं, कुछ उदास लोग रो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं निष्कर्ष की ओर। तो पहला निष्कर्ष है सभी उदास लोग रोते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कथन में आपको सभी का कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया गया है कि सभी उदास लोग रोते हैं, सिर्फ ऐसा लिखा गया है कि उदास लोग रो सकते हैं। दूसरा है दोस्तों कुछ अध्यापक रो सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने यहां पे कुछ अध्यापक में रोने वाले को घुसाया है। तो आप इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाइएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। एक आयत की भुजा 12 मीटर है तथा इसका विकर्ण 13 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले पिक्चर बनाइए। भुजा 12 मीटर और विकर्ण 13 मीटर लिख दीजिए। अब यहां से एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो कि बहुत ही बेसिक सा होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस पे आप रख दीजिए, कर्ण आपको 13 दिया है, इसका स्क्वायर कीजिएगा
तो 169 हो गया, और लंब का स्क्वायर कीजिएगा तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। यहां से आपको आधार निकल के आ गया 5। अब जानते हैं दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो 12 इंटू 5 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 60, यानी ऑप्शन ए सही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे आपको दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है। शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से विषम का पता आपको लगाना है। तो जैसा कि देख सकते हैं, पहला में है शनि ग्रह है, बिल्कुल सही है। सूर्य तारा है, बिल्कुल सही है। तीसरा है दोस्तों मिल्की वे तारामंडल है, जो कि गलत हो जाएगा। और टाइटन उपग्रह है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी सही हो गया। आपको यहां पे गलत को बताना था, सही को छोड़ देना था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ दोस्तों, 64 नंबर क्वेश्चन को रेलवे द्वारा कैंसिल किया गया है, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया है। यदि आप सेट बनाते हैं तो आप भी उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसका उत्तर ही गलत है। 65 नंबर क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान आपको बताना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बहुत ही बेसिक सा। उस फॉर्मूला में जैसे ही इसके वैल्यू को आप पुट कीजिएगा तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी 11 सही है इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा बटे सेक थीटा। इसको सरल करके आपको बताना है। तो जैसा कि आप सभी पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे पहले आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा को वैसे ही लिख दीजिए, इंटू में कॉट थीटा बराबर होता है दोस्तों कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो उसको लिख दीजिए। और सेक थीटा होता है 1 बट्टा साइन थीटा, तो इसको गुना में आप जैसे ही लिख के काटिएगा तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी। साइन थीटा लास्ट में आपको बच रहा है, बाकी सभी कट जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। क्वेश्चन है दोस्तों, लुईस पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। रेबीज के टीका की खोज लुईस पास्चर ने किया था, और ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, और इन्होंने ही पास्चुराइजेशन का भी खोज किया था। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला 71 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ग्रेगर जॉन मेडल को आधुनिक अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है, और इन्होंने इसकी खोज मटर के पौधे पे किया था। तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैक ओएस किसके द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। एप्पल के द्वारा मैक्स ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 1946 में ब्रिटिश संसद में एक बिल पारित किया गया था, जिसमें भारत को स्वतंत्रता देने को मंजूरी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, और बाद में 15 अगस्त 1947 को अपने देश को आजाद घोषित कर दिया गया था। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मंजूरी प्राप्त लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर यह एक अनुसंधान था, जो कि 2015-16 में किया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा, ये उस समय का करंट अफेयर है। दोस्तों, आपको पुराने करंट अफेयर से उतना ताल्लुकात नहीं रखने हैं। इस साल के पिछले 6 माह के करंट अफेयर करके जाने हैं। सभी क्वेश्चन आपको ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश में आयोजित अंडर 19 विश्व कप 2016 के लिए कोच कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 2016 में राहुल द्रविड़ को अंडर 19 का कोच बनाया गया था। तो आप इनको याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, यह उस समय का करंट अफेयर है। आपको अभी का करंट अफेयर करके जाना है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। जो मैं पढ़ा रहा हूं वही सब क्वेश्चन आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दो बर्तनों का आयतन बराबर है जिनमें 1:3 तथा 2:1 के अनुपात में दूध तथा पानी रखा गया है। यदि उन्हें आपस में मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप पानी के अनुपात को एक साथ जोड़ दीजिए और दूध के अनुपात को एक साथ जोड़ दीजिए और फिर जैसे ही भाग दीजिएगा नया अनुपात आपको निकल के आ जाएगा। जैसा कि आप सभी पिक्चर में देख सकते हैं, दूध का अनुपात 1/4 प्लस 2/3 बराबर हो गया 11/12 और पानी का अनुपात 3/4 प्लस 1/3 बराबर 13/12। इसको जैसे ही काटिएगा नया अनुपात आ जाएगा 11:3। इसलिए ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही बना देना है आपको फटाफट। सिंपली या भिन्न का जोड़ है, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेमी है, इसकी ऊंचाई 24 सेमी है, तो इसके आधार की लंबाई आपको बताना है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 b × l यानी आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल आपको पता है 456 है, 1/2 कीजिए, b आपको नहीं पता है वैसे ही छोड़ दें और l आपको 24 दिया गया है। इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा b बराबर 38 आपको आ जाएगा, यानी आंसर डी सही है। उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को डैश प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। 8 प्रकार के प्रदूषकों की सघनता पर निर्धारित किया गया था और यह उस समय का करंट अफेयर है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। a-4 के होल क्यूब का विस्तार आपको करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, a-b के होल क्यूब पर इसको रखिएगा तो इसका सही उत्तर निकल के आ जाएगा दोस्तों a³ -12a² प्लस 48a -64। जैसा कि आप सभी पिक्चर में भी देख सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 22x - 40 बराबर 207 प्लस 3x हो तो x का मान आपको यहां से बताना है। तो दोस्तों इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x वाले को एक तरफ ले जाके घटा दीजिए, यानी 22x - 3x हो गया और 207 प्लस 40 हो जाएगा। तो x बराबर आपको यहां से 13 निकल के आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है, जैसा कि आप सभी पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि 2 cos थीटा बराबर √3 है तो cos थीटा × tan थीटा का आपको वैल्यू बताना है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो यहां से आप कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वाले सूत्र को लगाइएगा तो लंब आपको 1 निकल के आ जाएगा। अब यहां पे cos थीटा का वैल्यू रख दीजिए √3/2 इंटू tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बांग्लादेश में जाने के बाद गंगा को हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। और हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, तो आप इसको भी साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। 83 नंबर क्वेश्चन को रेलवे ने कैंसिल कर दिया है, इसलिए डायरेक्ट 84 नंबर क्वेश्चन में बता रहा हूं। यहां पे दोस्तों फिर से कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। कथन है, ग्राहक सेवा को जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता, यह अंदर से उजागर होती है। अब नीचे निष्कर्ष दिया गया है दोस्तों। पहला निष्कर्ष है, ग्राहक सेवा स्वैच्छिक होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। ऊपर कथन में आपको बताया गया है कि ग्राहक सेवा जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों। दूसरा निष्कर्ष है, कर्मचारी ग्राहकों की सेवा नहीं करते हैं,
ऐसा कहीं कथन में दिया नहीं गया है, इसलिए ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन बेहद ही आसान होते हैं, ऐसे ही समझ के आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। 85 नंबर क्वेश्चन को भी रेलवे ने कैंसिल किया है। 86 क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के नहीं होने पर राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं। तो आप इनको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। यहां पे दोस्तों 1 सेंटीमीटर बराबर आपको 18.5 किलोमीटर दिया गया है। अब स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 22.25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको वास्तविक दूरी किलोमीटर में बताना है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, 1 सेंटीमीटर बराबर 18.5 किलोमीटर है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, 22.25 सेंटीमीटर के लिए 18.5 से आप इसको गुना कीजिएगा तो इसका सही उत्तर आपको आ जाएगा 411.625 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, तो एनटीपीसी और ग्रुप डी में ऐसे ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन छोटे छोटे से दिए जाते हैं। आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आंसर तुरंत आपको पता चल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे कुछ जानकारी आपको दिया गया है, इसको पढ़ के आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, 60 छात्रों में 12 छात्र केवल बीजगणित पसंद करते हैं। तो इसको भी आप वेन डायग्राम से बना सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले 12 छात्रों के लिए आप बीजगणित का एक गोला बना दीजिए। उसके बाद है 13 छात्र केवल ज्यामिति पसंद करते हैं, तो 13 छात्र के लिए आप ज्यामिति का गोला बना दीजिए। 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति पसंद करते हैं, तो त्रिकोणमिति के लिए गोला बना दीजिए। अब आगे है दोस्तों, 5 छात्र दोनों यानी बीजगणित और त्रिकोणमिति दोनों पसंद करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, बीजगणित और त्रिकोणमिति दोनों का गोला बना हुआ है और इन दोनों के बीच में यदि 5 को रख दीजिएगा तो ये 5 दोनों को पसंद करेंगे। आगे है 8 केवल भौतिकी विज्ञान पसंद करते हैं, तो भौतिकी वाले को 8 रख दीजिए। 5 दोनों यानी भौतिक शास्त्र और ज्यामिति पसंद करते हैं, तो ज्यामिति और भौतिक के बीच में 5 रख दीजिए। और शेष सभी छात्र दोनों यानी बीजगणित और भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन के उत्तर बताने हैं। जैसा कि आप सभी पिक्चर में देख सकते हैं, वेन डायग्राम तैयार है। अब यहां से आप क्वेश्चन पढ़िए। पहला है, कितने छात्र भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं पर ज्यामिति पसंद नहीं करते हैं? तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, भौतिक पसंद करने वाले 8 + 7 इधर हैं, यानी 7 और 5 इधर हैं, यानी टोटल 20 छात्र हैं। अब यहां से ज्यामिति नहीं पसंद करने वाले को निकालना है। तो आप देख सकते हैं 5 जो है वो भौतिक और ज्यामिति दोनों में है, इसलिए 5 आप 20 में से जैसे ही घटाइएगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा 15, यानी ऑप्शन सी सही है। यानी 15 छात्र भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं, ज्यामिति पसंद नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने छात्र एक से अधिक विषय पसंद करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 17 छात्र एक से अधिक विषय पसंद करते हैं। अब कैसे, तो ये भी देख लीजिए आप। 2-2 विषय पसंद करने वाले छात्र 5 + 7 और +5, ये 3 आपको दिख रहे होंगे जो 2-2 साझा कर रहे हैं। इनको आप जोड़िएगा तो 17 छात्र आपके आ जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीजगणित पसंद करने वाले छात्रों और ज्यामिति पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, बीजगणित पसंद करने वाले छात्र दोस्तों 12 + 7 और +5 यानी टोटल 24 हैं, और ज्यामिति पसंद करने वाले 13 + 5 यानी 18 हैं। इन दोनों का अनुपात आपको निकालना है, यानी 24 अनुपात 18 कीजिएगा
तो 4:3 आपको यहां से आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में एक ही डाटा पे आपको 3-4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यदि आपने वेन डायग्राम को सही बनाया है तो तीनों चारों क्वेश्चन आपके बड़े ही आसानी से सोल्व हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। जब उनके पिता की आयु 52 वर्ष थी तो पिता मां से 2 वर्ष बड़े थे। बड़ी बहन की आयु मां की आयु से आधी है, तो छोटी बहन की आयु आपको बताना है। तो दोस्तों यहां पे कोई बड़ा सा सवाल नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझने हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं छोटी और बड़ी बहन दोनों के बीच का अंतर 2 वर्ष है। इसको आप लिख लीजिए। पिता की उम्र 52 वर्ष है, तो इसको भी लिख देते हैं। और मां पिता से 2 वर्ष छोटी है, यानी 50 वर्ष की हो गई। अब कहता है क्वेश्चन, बड़ी बहन मां से आधी उम्र की है, यानी मां 50 है तो बड़ी बहन 25 की हो गई। तो छोटी क्या हो गई दोस्तों? 2 वर्ष छोटी है, यानी 25 - 2 कीजिएगा, 23 वर्ष आपको आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक लंबे खंबे को 30 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों एक ही फॉर्मूला आप इसमें याद रखिए, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब यहां पे चाल आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो किलोमीटर को आप मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए। और उधर आपको दूरी पता करना है, समय दिया गया है 30 सेकेंड, तो दूरी बट्टा समय आप कर दीजिए। यहां से आपको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा दूरी निकल के आ जाएगा 500 मीटर, यानी ऑप्शन सी सही है। उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन वाला राज्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में वर्तमान में भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। और सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य हरियाणा है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पता चली हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस्ट नामक पक्षियों की प्रजाति कहां पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। उत्तर पूर्वी भारत में हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस्ट नामक पक्षी को पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी हिमालय के जो रेंज हैं उनमें इस पक्षी को देखा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अब्दुल कलाम द्वीप से सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब्दुल कलाम द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, और अब इसको नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस शतरंज चैंपियन का नाम बताइए जिसके खिलाफ विश्वनाथन आनंद 2014 के विश्व शतरंज चैंपियनशिप का मुकाबला हार गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। मैगलन कार्लसन से विश्वनाथन आनंद हार गए थे 2014 में, और ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो आपको पहले के करंट अफेयर नहीं, अभी के 6 महीने पहले के करंट अफेयर करके जाने हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को फिर से मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। प्लूटो को 2006 में बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसका खुद का कोई पथ नहीं है और यह दूसरे के पथ पे चक्कर लगाता है, इसलिए इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे P तथा Q की काम करने की क्षमता का अनुपात आपको 5:7 दिया गया है।
एक काम को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात आपको बताना है। तो दोस्तों बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काम करने की क्षमता और समय का अनुपात ठीक एक दूसरे के उल्टा होता है। तो यहां आपको काम करने की क्षमता का अनुपात 5:7 दिया गया है। तो लिए गए टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? 7:5, यानी ऑप्शन ए सही है। उम्मीद करते हैं आपने सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। अब मिलते हैं अगले सेट में नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।